हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकाक्ष आईएएस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, बिहार की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला फैक्ट क्या है यहाँ पे जो आपको डायरेक्टली याद रखना है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि अभी जो कैग की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि जो बिहार का जो ग्रोथ था, कब का, फाइनेंशियल ईयर 2024 का, क्या था वो 14.47%, जो कि नेशनल एवरेज से क्या था 4.5 पॉइंट्स आगे था। ठीक है, ज्यादा था। तो लगभग कितना था इंडिया का नेशनल एवरेज जो था वो 10% था, बट बिहार का कितना आया है 14.47%। नेक्स्ट है अगला कि बिहार में क्या किया है, वर्ल्ड बैंक का ये डेटा है, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि बिहार में जो लोग हैं वो 3.77 करोड़ पीपल जो हैं वो पॉवर्टी से बाहर आए हैं। यही अगर टोटल नेशनल एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल एवरेज में अप्रॉक्स 24 करोड़ जो लोग हैं वो पॉवर्टी से क्या आए हैं, बाहर आए हैं। इसी में एक और बात कर लेते हैं कि अगर हम 2011 में बात करते हैं 2011-12 की, तो बिहार की लगभग 69% पॉपुलेशन जो थी वो अंडर पॉवर्टी थी, पॉवर्टी से दबी हुई थी। लेकिन अगर हम यही 24-25 के डेटा की बात करें तो लगभग 23% पॉपुलेशन जो है वो अब क्या रह गई है, बिहार में पॉवर्टी में रह गई है। और उसमें भी अगर देखा जाए तो लगभग देखिए बिहार की लगभग 13 करोड़ पॉपुलेशन है अभी इस टाइम पे। अब ये मैं डेटा 13 करोड़ कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी जो 2023 में जो कास्ट सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग बिहार की जो टोटल पॉपुलेशन है वो समथिंग समथिंग अप्रॉक्स कितनी है, 13 करोड़ है। इसमें से लास्ट 10 ईयर्स में, अप्रॉक्स 10 ईयर्स में कितना हुआ, 10 to 12 ईयर्स में 3.77 करोड़ पीपल जो है वो पॉवर्टी से बाहर आए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि जो बिहार का मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेट है वो कितना है, 91 है, जबकि नेशनल जो है एवरेज कितना है देश का, वो है 93। अब ये मैटरनल देखिए, मैंने लास्ट टाइम वीडियो में बताया था, है क्या कि जो इसमें बस याद करने लायक वो है मैटरनल जो मोर्टेलिटी रेट है वो हम पर लैख पे निकालते हैं। बात बाकी अंडर 5 या न्यूनटल जो मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है, ये सब हम 1000 पे निकालते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है, ये क्या है, एनएसओ का डेटा है। जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो बिहार की कितनी है, 0.75%, जबकि अगर हम नेशनल एवरेज की बात करेंगे तो वो लगभग 2.10% है। अब ये जो है लास्ट टाइम क्या होता है, जनवरी 2019 में के बाद ये सबसे कम है बिहार की, क्या रिटेल इन्फ्लेशन कितनी है, 0.75%। ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। क्या ये बिहार सबसे नीचे है इन सब में, नहीं, सबसे नीचे लगभग है तेलंगाना। तेलंगाना में क्या है, माइनस में है। ठीक है, -1.5% क्या है उनकी रिटेल इन्फ्लेशन है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ हम फूड इन्फ्लेशन की बात करेंगे बिहार में तो ये भी कितनी है, लगभग लगभग -1.50%। ओके। अब देखिए यहां से एक चीज याद रखिए कि क्या इन्फ्लेशन कम होना बेकार बात है, जी नहीं। देखिए इसमें क्या है कि एक रेंज में होना चाहिए। यहाँ पे हम बात करते हैं एमपीसी की, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, जो कि कब बनी थी, 2016 में बनी थी। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि एक बेंचमार्क सेट किया गया था कि 4% इन्फ्लेशन रहनी चाहिए। अब ये फिक्स तो नहीं रह सकती, तो इसके साथ क्या बनाया गया, एक कॉरिडोर बनाया गया कि +-2 मींस इसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, 2 to 6% होनी चाहिए। अगर 2 से नीचे जाएगी या 6 से ऊपर जाएगी, और वो भी लगातार अगर 3 क्वार्टर में अगर वो क्या चली गई, या तो 2 से नीचे चली गई या 6 से ऊपर चली गई, तो एमपीसी को, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिटर्न में देना होगा कि ऐसा क्या हुआ जो इतनी नीचे जा रही है या इतनी ऊपर चलेगी 6% से ऊपर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, टैक्स पेयर बेस एक्सपेंशन जो बिहार में है वो कितना है, 50 टाइम्स बढ़ गया है। देखिए अगर हम प्री जीएसटी की बात कर रहे हैं, प्री जीएसटी मींस 2016 से पहले, तो बिहार में लगभग जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स थे, जीएसटी वगैरह जो भरते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह जो भरते थे, वो थे समथिंग 12,000। लेकिन ये अब लगभग कितने हो चुके हैं, तो लगभग 6 या 6.5 लाख के लगभग अब ये पहुंच चुके हैं। तो लगभग डेटा कितना हो चुका है, लगभग 50 टाइम्स बढ़ चुका है। ठीक है। इसमें एक और बेसिक आता है कि जो जीएसटी है, इस ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, तो उस अमेंडमेंट का नंबर क्या था, तो नंबर था 101, 101। और इसने लगभग 3 आर्टिकल्स जो थे वो क्या किए थे, अमेंड किए थे। ठीक है। तो इन सब के बारे में हम क्वालिटी की क्लास में जानेंगे, या फिर आगे भी और टॉपिक आएंगे उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, जो प्यूपिल टीचर रेशियो है वो कितना है, 28:1, जबकि जो आरटी एक्ट थी, राइट टू एजुकेशन एक्ट थी, उसमें कहा गया था कि एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 30:1, जो कि काफी अच्छा है, बेटर देन आरटी। क्लियर है। तो याद रखिए डायरेक्टली कि 28:1 क्या है, प्यूपिल टीचर रेशियो मींस 28 स्टूडेंट पे क्या है, एक टीचर है, जो कि काफी अच्छा है। नेक्स्ट न्यूज है कि नीति आयोग 10th गवर्निंग काउंसिल, बिहार डिमांड 90% सेंट्रल शेयर। अब इसमें काम की इंफॉर्मेशन क्या है, देखिए ये हुई कहां थी, तो 10th गवर्निंग काउंसिल जो नीति आयोग की हुई थी वो थी भारत मंडपम में। इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम याद रखिए, इसकी थीम थी विकसित राज्य फॉर विकसित भारत 2047। अटेंड किसने किया था,
तो उसमें स्टेटमेंट में दे देगा कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने इसको अटेंड किया था। जी नहीं, इसको अटेंड करने वाले कौन थे? तो डिप्टी सीएम दोनों थे, सम्राट चौधरी एंड विजय कुमार सिन्हा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट मेन बनता है कि बिहार ने डिमांड की है कि 90% सेंट्रल शेयर हमको चाहिए। देखिए इसमें होता क्या है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था क्या, कि कोई भी स्कीम है वो या तो सेंट्रल सेक्टर है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, या फिर कोई भी स्टेट की है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है कि सेंट्रल सेक्टर में क्या होता है कि 100% जो इसका खर्चा उठाने वाला है वो कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगा। इंप्लीमेंट भी कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, या फिर स्टेट से कभी करवा लेगा, कोई नहीं। लेकिन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में क्या होता है कि इसमें सेंटर और स्टेट दोनों का शेयर होता है। अब इसमें दो कैटेगरी बनती है कि जो हिली स्टेट्स हैं, जैसे कि उत्तराखंड है, तो उसमें क्या होता है 90:10, मींस 90% जो खर्चा होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% कौन करेगा? स्टेट अपनी तरफ से करेगा। इंप्लीमेंट भी कौन करेगा? स्टेट ही करेगा। और हिली स्टेट में और देख लीजिए, सिक्किम हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। दूसरा आता है इसमें जो नॉर्मल स्टेट है। देखिए अब इस नॉर्मल स्टेट्स में क्या है कि इसमें 60:40 का रेशियो रहता है। मीन 60% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाली है और 40% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देने वाली है। ठीक है, लेकिन बिहार ने क्या बोला है? बिहार ने ये बोला कि अगर स्टेट्स को भी, अगर बिहार को भी 2047 में अगर विकसित भारत के साथ खड़ा होना है तो उसके लिए उसको क्या जरूरत पड़ेगी? एक्स्ट्रा फंड की जरूरत पड़ेगी, जो कि 60-40 से काम नहीं चलने वाला। हमको 90-10 कुछ स्कीम्स हमको क्या देना है? 90% सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में एक इंपॉर्टेंट न्यूज और है कि इसमें एक स्कीम्स है पूर्वोदय, क्योंकि इस सेम उसमें जिक्र हुआ है इसका। तो पूर्वोदय योजना क्या है? ये पूर्वोदय योजना स्टार्टिंग में देखिए ये 2020 में लॉन्च की गई थी। किसने लॉन्च की थी ये? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। तो स्टार्टिंग में इसका जो पर्पस था वो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन 2024 में बजट में इसको क्या कर दिया गया? इसमें ऐड कर दिया गया रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट। इसके तहत क्या था? देखिए पूर्वोत्तर के जितने भी पूर्वी स्टेट जितने हैं, पूर्वी स्टेट में कौन है? वेस्ट बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है एंड आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये 4 से 5 स्टेट जो हैं इनको क्या है? पूर्वोदय योजना के तहत इनको रीजनल डेवलपमेंट एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात चल रही है यहाँ पे। क्लियर है? इसमें होता क्या है, देखिए इसमें बिहार ने क्या कहा है कि हम जो पूर्वोत्तर जो योजना है, जो पूर्वी जो राज्य है, पूर्वोदय जो योजना है, इसके तहत क्या है? बिहार प्रोजेक्ट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ 15.68 लाख करोड़। कितने साल में? 10 साल में इनको चाहिए। कितने? 15-15.5 लाख करोड़। और 3 फेज में चाहिए इनको। देखिए 2030 इन्होंने टारगेट रखा है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म क्या है 2035 एंड लॉन्ग टर्म क्या है 2047। अब इसमें आता क्या है, ये तो हमने बात कर ली। इसमें थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। देखिए जो नीति आयोग है ये कब बना था? तो ये बना था 1 जनवरी 2015 को। क्या इससे पहले क्या था ये? तो इससे पहले इसका नाम था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन वो कब बना था प्लानिंग कमीशन? तो देखिए प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश हुआ था 1950 को, और पहला प्लानिंग कमीशन कब आया था? तो 1951 से आगे 5 साल के लिए आया, तो कितना जाएगा 51 to 56 के समथिंग। ठीक है, लेकिन 2015 में क्या हुआ है? इसका नाम चेंज करके 1 जनवरी 2015 को इसका नाम रख दिया गया नीति आयोग। अब इसके चेयरमैन जो थे, देखिए प्लानिंग कमीशन के भी जो हेड थे और जो अभी नीति आयोग के हेड है वो कौन होता है? पीएम होता है। इसकी एक्सटेंड में देख लीजिए, इस टाइम पे जो 22 चेयरमैन है वो कौन है? सुमन बेरी। और सीईओ कौन है? बीबीआर सुब्रमण्यम। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगली न्यूज है बिहार फर्स्ट नॉर्थ इंडियन स्टेट टू हिट 100% जीपीडीपी अपलोड ऑन ई ग्राम स्वराज। ये जो ई ग्राम स्वराज है ये पहल है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की, पंचायती राज की। इसमें क्या है? इसमें यह कहा गया है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी फंड आया है या जो भी स्टेट फंड अपना खर्च कर रही है, इन सब का ब्यौरा, मींस आपने पैसा कहां लगाया है, किस चीज में लगाया है, कब इसको इंप्लीमेंट किया है, इन सब का आपको जो ब्यौरा है, लेखा जोखा है, वो आपको किस पे देना होगा? ई ग्राम स्वराज पे देना होगा। तो इसमें न्यूज क्या बन के आ रही है? न्यूज ये बन के आ रही है कि जो डीपी है और जीपीडीपी मींस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है या जो ग्राम पंचायत लेवल पे जो डेवलपमेंट प्लान है, उन सबको अपलोड करने में या उन सबको क्या करने में, ई ग्राम स्वराज पे ब्यौरा सब कुछ करने में जो बिहार है वो नॉर्थ इंडिया में क्या है? पहला स्टेट है। साउथ इंडिया में क्या है? 3 स्टेट है। कौन? केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इन तीनों स्टेट्स ने क्या किया है? ये टाइमली अपना क्या है जो ब्यौरा है वो अपलोड कर दिया है। इन समय बिहार ने भी क्या किया है? नॉर्थ इंडिया में अपलोड करके पहली रैंक हासिल की है। क्लियर है? अब इसमें क्या आता है, देखिए साथ ही साथ में देखिए इसी ई ग्राम स्वराज या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज की हमने लास्ट टाइम स्कीम्स पढ़ी थी, उस स्कीम्स का नाम क्या था? एनजीएसएम,
ठीक है, इसके तहत क्या है, हम जितने भी पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव थे या लोकल लेवल के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे, लोकल पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी वगैरह, इन सबको हमने क्या किया था, ट्रेन किया था। क्या करने के लिए, नेशनल ग्राम स्वराज मिशन के अंदर क्या करने के लिए, LSDG SDG लोकलाइजेशन मींस लोकल लेवल पे हमको क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इंप्लीमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट, यहां पे इंपॉर्टेंट एक और बात है कि जो 24 अप्रैल है उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल पंचायती राज डे, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था, जिसके तहत हमने क्या बनाया था, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, इनको हमने क्या दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देकर के इनको इंप्लीमेंट किया था। किस दिन, 24 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है इंडिया टू कंडक्ट फर्स्ट कास्ट वाइज सेंसस सिंस इंडिपेंडेंस, बिहार इंस्पायर्ड। देखिए, इंडिया में सबसे पहले जो कास्ट सेंसस कराने वाला स्टेट कौन सा है, वो है बिहार। कब कराया था उन्होंने, 2023 में। पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए 2023 में बिहार ने क्या कराया था, कास्ट सेंसस कराया था। और कितनी कास्ट निकली बिहार में, 215 कास्ट निकली। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 13 करोड़ पॉपुलेशन थी। तो इसको देखिए, इसकी सक्सेस को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी क्या बोला है कि अब हम भी कराने वाले हैं, क्या, कास्ट सेंसस कराने वाले हैं। इससे पहले नेशनल लेवल पे कब हुआ था, 1931 में, जो कि आजादी से पहले हुआ था। क्या आजादी के बाद कभी कास्ट काउंट वगैरह नहीं हुई, जी बिल्कुल हुई थी, लेकिन क्या था, उसका डेटा जो था वो कभी पब्लिक नहीं किया गया। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा सा बेसिक और देख लेते हैं। देखिए ईबीसी कितना है बिहार में, 36%। उसके बाद कौन है, ओबीसी 27%। शेड्यूल कास्ट कितना है, 19.65%। नेक्स्ट जनरल 15.52% एंड एसटी कितना है, 1.68%। ठीक है, चलिए ये रिलीजियस वाइज देख लेना कैसे कैसे है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट जो बनता है कि जो सेंसस कराता है, ठीक है, जो सेंसस कराता है, ये कराता कौन है, किसका सब्जेक्ट है, स्टेट का सब्जेक्ट है या सेंटर का सब्जेक्ट है, तो ये किसका सब्जेक्ट है, सेंट्रल सब्जेक्ट है, मींस यूनियन लिस्ट में आएगा ये। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, अभी हम पॉलिटिकल क्लास में इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 पार्ट में सब्जेक्ट्स को बांटा है। सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कोई भी, जैसे हो गया इरिगेशन हो गया, या फिर सेंसस हो गया, या फिर आपका बैंकिंग हो गया, ये सब जितने फील्ड्स हैं इन सबको क्या किया है, 3 पार्ट्स में उन्होंने बांटा है, किसने, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहली जो लिस्ट है जिसको बोलते हैं हम क्या, यूनियन लिस्ट। ठीक है, दूसरी क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट, और तीसरी जो है वो है स्टेट लिस्ट। अब देखिए यूनियन लिस्ट में जो है वो कितने सब्जेक्ट मेंशन किए गए, 100। कॉन्करेंट लिस्ट में कितने किए गए, 52। और स्टेट लिस्ट में कितने किए गए, 61। अब इसके तहत देखिए इसका क्या है, यूनियन लिस्ट में होता क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बना सकती है, लॉ बना सकती है, मींस इस पे पार्लियामेंट क्या बनाएगा, लॉ बनाएगा इन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो भी इसमें मेंशन है। कॉन्करेंट में, इससे पहले स्टेट की बात कर लेते हैं, तो स्टेट में क्या है कि कौन करेगा, स्टेट असेंबली जो है या स्टेट गवर्नमेंट इस पे क्या करेगी, अपना लॉ बनाएगी। कितने सब्जेक्ट पे, 61 पे, अपने अपने स्टेट्स में अपनी अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या बनाएगी, लॉ बनाएंगे। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है कि इसमें दोनों के पास पावर है, मींस इन 52 सब्जेक्ट्स पे स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि दोनों ने लॉ बना दिया तो किसको माना जाएगा। तो देखिए अगर दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन होता है, मींस स्टेट लिस्ट, देखिए स्टेट ने भी बना दिया और किसने बना दिया, सेंटर ने भी बना दिया। अगर दोनों के अंदर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, तो सेंट्रल लॉ को हम क्या करेंगे, प्रीवेल करेंगे, मींस स्टेट से ऊपर किसको रखा जाएगा, सेंट्रल लॉ को रखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट, तो जो सेंसस होगा, सेंसस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है या स्टैट्यूटरी है। तो देखिए स्टैट्यूटरी बेसिस है किसके पास, सेंसस के पास, क्योंकि सेंसस क्या है, सेंसस एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, कंडक्ट कराया जाता है। देखिए इसमें सेंसस एक्ट क्या है, 1948 अप्लाइज, यूनियन लिस्ट के अंदर आएगा कौन, सेंसस। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन क्या है कि 2027 को जो सेंसस होने वाला क्या है, फर्स्ट फुल्ली डिजिटल सेंसस होने वाला है, मींस ये पेपर पेन से नहीं होगा, ये डिजिटली कंडक्ट कराया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 टू बी इंप्लीमेंटेड इन बिहार। क्या इससे पहले हिंदू मैरिज एक्ट नहीं थी इसमें। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बनेगा कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किया है क्या, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो आंसर है आपका क्या है, बिहार है। इससे पहले क्या होता था कि जितने भी रजिस्ट्रेशन वगैरह होते थे वो क्या होते थे, स्पेशल मैरिज एक्ट से होते थे। ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत होते थे। लेकिन इसमें होता क्या था, देखिए स्पेशल मैरिज वगैरह में क्या होता है, जैसे आप इंटरकास्ट वगैरह करते हैं, ठीक है, तो इन सब की में क्या आता था, स्पेशल मैरिज एक्ट होता था। तो इसमें क्या देखा गया कि अंडर रिपोर्ट जो शादियां थी, जो रजिस्ट्रेशन थे, मैरिज रजिस्ट्रेशन थे, वो अंडर रिपोर्ट हुए, मींस सिर्फ और सिर्फ 8,000 ही हुए। तो इनमें ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, इसको सिंप्लीफाई किया गया और हिंदू मैरिज एक्ट को क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखिए हिंदू में कौन कौन आएगा, तो देखो हिंदू तो है ही, साथ ही साथ में क्या है, जैन भी होंगे, बुद्धिस्ट भी होंगे और सिख भी होंगे। इन सबको भी किसके अंदर कंसिडर किया जाएगा, हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत कंसिडर किया जाएगा। इसमें एक और देख लीजिए, इसमें क्या है कि अभी तक देखिए होता क्या है कि जितने भी आपके जैसे कि डिवोर्स है, मैरिज है, या फिर एडॉप्शन है, या फिर क्या है, सक्सेशन है, ये सब जो है इनके लिए क्या है,
पर्सनल लॉ बने हुए हैं। मींस हिंदू का अपना अलग है, हिंदू पर्सनल लॉ, और मुस्लिम का अपना अलग है, क्या है, मुस्लिम पर्सनल लॉ। ठीक है, तो ये अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये इनका अपने अकॉर्डिंग चल रहा है। लेकिन अभी क्या चल रहा है, अभी इस पे क्या बात चल रही है कि इन सबको एबॉलिश करके एक यूनिफॉर्म लॉ लाया जाए, जिसका नाम है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल क्या है इसका, 44। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल कितना है, 44 है। इसके तहत क्या होगा, जैसे ही आएगा तो जितने भी पर्सनल लॉ है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, एबॉलिश कर दिए जाएंगे। अब एक देश एक कानून चलेगा, किसमें, मैरिज में, डाइवोर्स में और सक्सेशन वगैरह में, एडॉप्शन वगैरह में, से एक देश एक कानून बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें देख लीजिए, हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो कौन सी लिस्ट में आएगा, कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा। मींस इस पे क्या होगा, स्टेट अपना लॉ बना सकती है और सेंटर अपना लॉ बना सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है एक्नेट। देखिए एक्नेट है कि नाम से क्लियर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नेट। इन्होंने क्या किया है कि मोर देन जो 40 जो इनके अलग अलग एप्लीकेशन चल रहे थे, उन सबको इन्होंने क्या किया, एक जगह रख दिया है। मींस और क्या बोल दिया उसको, एक्नेट। ठीक है, अलग अलग इनके क्या चल रहे थे, जैसे देखिए आपने सुना होगा सुविधा 2.0। ठीक है, इसके अलावा आपने सुना होगा सी विजिल। ठीक है, अब इन सबको क्या है, कंपाइल करके एक जगह रख दिया गया है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्नेट किसकी पहल है, तो नाम में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है इसमें, देखिए ईसीआई क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल कितना रहेगा, 324। इसका काम क्या रहेगा कि जितने भी आपके असेंबली के इलेक्शंस हैं और जितने भी आपके क्या हैं, एमपी के इलेक्शंस हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं, ठीक है, इन सबको कंडक्ट कराएगा। साथ ही साथ में क्या करेगा, आपका जो आरपीए एक्ट है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951, इन दोनों क्या करेगा, इनको देखिए इसमें होता क्या, 1950 में क्या है कि ये वोटर लिस्ट वगैरह जो है उन सबको क्या करेगा, ये बनाएगा। 1951 में क्या करेगा, ये पार्टीज वगैरह को, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराएगा पार्टी वगैरह का। ठीक है, जैसे होता है ना पार्टी सिंबल्स वगैरह, इन सब का भी कौन लेखा जोखा रखेगा, कौन इसको क्या करेगा, ऑथराइज करेगा, तो वो क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है विकसित भारत 2047 वॉर रूम एट स्टेट हेडक्वार्टर फॉर विजन डॉक्यूमेंट। क्या है इसकी न्यूज, देखिए इन्होंने क्या किया है कि जैसे विकसित भारत है वैसे विकसित बिहार 2047, इसके रोड मैप के लिए, इनकी पॉलिसी को फॉर्मुलेशंस के लिए बिहार ने क्या किया है, एक स्टेट हेडक्वार्टर कहां पे, पटना में एस्टेब्लिश किया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो विकसित भारत है, इस विकसित भारत के बारे में आप देख लीजिए। ये जो विकसित भारत है ये कब लॉन्च हुआ था, तो ये लॉन्च हुआ था 15 अगस्त को। 15 अगस्त को मोदी जी ने क्या किया था, 2022 में ये लाल किले से अनाउंस किया था। ठीक है, कि विकसित भारत 2047। इसके बाद हुआ क्या कि धीरे 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 स्टेट्स ने भी इसको क्या किया, एडॉप्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब बिहार में भी क्या है, ये विकसित बिहार जो है इसको करेगा कौन, इस पे पॉलिसीज वगैरह कौन बनाएगा, तो इनकी एक बॉडी है जिसका नाम है बीपार्ड। ठीक है, तो बीपार्ड का फुल फॉर्म क्या है, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। अब वो पूछेगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो अक्सर स्टूडेंट क्या करेगा, पटना आंसर राइट करके चला आएगा, जबकि इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे, गया। कब हुआ था एस्टेब्लिश, 2014 में, 2014 में ये बना था। ठीक है, और इसके हेड कौन है, तो जैसे लोग समझ रहे हैं कि हेड क्या होगा, सीएम होगा, सीएम नहीं है इसका हेड, इसका हेड होगा चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चीफ सेक्रेटरी। और अभी कौन है, ठीक है, प्रत्यय अमृत कुछ नाम है अभी शायद उनका। ठीक है, इससे पहले कौन थे, अमृतलाल मीना, अमृतलाल मीना। ठीक है, तो ये सीएम के अंदर नहीं आएगा, ये किसके अंदर आएगा, चीफ सेक्रेटरी के अंदर आएगा। ठीक है, इसके हेड चीफ सेक्रेटरी होंगे। ठीक है, ये जितने भी इंपॉर्टेंट जो नेशन बिल्डिंग में जितने भी आपके फैक्टर्स हैं उन सब पे ध्यान देगा, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जैसे आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट हो गया। इसके बाद आपकी जितने भी फोर्थ लेवल जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इन सब पे ध्यान देगा ये। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है 35% डोमिसाइल बेस्ड विमेन रिजर्वेशन बिहार गवर्नमेंट जॉब। अब ये न्यूज क्यों आई, अभी देखिए 2016 में हुआ क्या था कि बिहार ने सीट रिजर्व करी थी 35%, किसके लिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, किसके लिए, विमेंस के लिए, कि अब क्या होगा कि 35% जो सीट्स है वो किसके लिए रहेंगे, विमेंस के लिए रहेंगी। लेकिन हुआ क्या कि इसमें अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि बिहार टीचर्स वगैरह की जो वैकेंसी आई थी, इसमें क्या हुआ, अदर स्टेट्स के लोग, अदर स्टेट की लड़कियां ज्यादा घुस गई। मींस हुआ क्या, सीटें ज्यादा फिल हो गई, 35% और बिहार की लड़कियों को सीट नहीं मिल पाई। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए क्या कहा गया है कि ये डोमिसाइल लगा दिया गया इसमें। ठीक है, मींस ये जो 35% सीट्स पे जो जो रिजर्व रहेंगी वो सिर्फ बिहार के जिनके पास डोमिसाइल होगा उन्हीं के लिए रिजर्व होंगी। तो फिर क्या अदर स्टेट्स की लड़कियां नहीं जा सकती, बिल्कुल जा सकती हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, इन अदर देन 35% मींस वो अनरिजर्व में काउंट होंगी। मींस जो ये सीट तो रिजर्व है, इसके अलावा जो सीट बची हुई है उनमें वो क्या करेंगी, फाइट करेंगी। क्लियर है, इसके अलावा एक और न्यूज है कि लास्ट ईयर ही इन्होंने क्या किया है, बिहार ने क्या किया है, ये देखिए, बिहार इफेक्टिव डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब स्टैंडर्ड 74%। मींस अभी ये क्या करने वाले हैं कि बिहार स्पेसिफिक जितने भी डोमिसाइल जिनके पास है उनको ये कितना रिजर्व करने वाले हैं, 74% करने वाले हैं। तो क्या ये ऐसा करने वाला बिहार पहला स्टेट होगा, जी नहीं, और भी स्टेट्स हैं जो पहले से ये स्कीम्स लगाए हुए हैं। अब इन्होंने क्राइटेरिया क्या रखा है कि डोमिसाइल किसको बोला जाएगा, कौन है डोमिसाइल, डोमिसाइल का क्राइटेरिया है क्या, तो देखिए अगर जो कोई इंसान अगर बिहार में 3 साल से रह रहा है,
या फिर वो कोई भी हाउस या लैंड को क्या कर रहा है, ओन कर रहा है, या उसने बिहार के रेजिडेंट से क्या की है, शादी की है। तो ये 3 कंडीशंस है। अगर ये 3 कंडीशंस में से कोई अगर फुलफिल कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डोमिसाइल क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल है। चलिए नेक्स्ट, अगली न्यूज है, बिहार फर्स्ट स्टेट विद इंस्टेंट म्यूटेशन विद रजिस्ट्रेशन। देखिए होता क्या था, पहले क्या होता था कि जब आप कोई भी लैंड वगैरह अगर आप खरीदते थे या कुछ भी आप प्रॉपर्टीज वगैरह अगर आप खरीदते थे, तो होता क्या था कि जैसे ये म्यूटेशन है, म्यूटेशन को हिंदी में बोलते हैं दाखिला खारिजी। दाखिला खारिज का मतलब क्या होता है कि दाखिला खारिज में यह है कि आपका नाम खारिज करके जिसने आपकी प्रॉपर्टी खरीदी है उसका नाम इस पे चढ़ाया जाएगा। लेकिन होता क्या था कि आपने मान लीजिए किसी को जमीन बेच दी, अब वो भूल गया दाखिला खारिज कराना, आपने क्या इलीगली क्या काम किया कि आपने वो उठा करके, जब वो भूल गया, अभी वो आपके नाम ही है, आपने उठा के किसी और को बेच दिया। अब ये लैंड डिस्प्यूट चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है 10 साल 20 साल 30 साल। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब क्या है, डिजिटल एज है, ठीक है, अब सब कुछ क्या चल रहा है, डिजिटली चल रहा है। तो बिहार पहला स्टेट ऐसा बन चुका है जिसने क्या बोला है कि इंस्टेंट तुरंत के तुरंत क्या करो, रजिस्ट्रेशन के साथ म्यूटेशन करो, मींस तुरंत दाखिला खारिजी कर दो। अब ये कराएंगे कैसे, देखिए, तो इन्होंने किसी के साथ क्या किया है, समझौता किया है। किसका समझौता किया है, तो आईआईटी रुड़की के साथ उन्होंने इनका क्या बनाया, जीआईएस जो टैग है वो बनाया है, ठीक है। क्या ये एंटायर बिहार में लागू कर दिया गया है, नहीं, ये क्या है, स्टार्टिंग में पायलट बेसिस पे है, 80+ विलेजेस में अक्रॉस 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ये अभी पहले पायलट बेसिस पे लगाया जाएगा। अगर ये सक्सेस रहेगा तो ये एंटायर बिहार में क्या कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। देखिए इसमें अब ये न्यूज दी किसने है, किसने बताया ये, तो देखिए इनका नाम याद रखिए, संजय सरोगी, इनॉग्रेटेड इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, कहां पे, पटना में, सर्वे भवन पटना में लॉन्च किया है। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है, 80+ विलेजेस के लिए 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ये लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है, 6 बिल पास बाई विधानसभा 17th असेंबली लास्ट बिल। देखिए जब ये इसकी लाइफ कंप्लीट होने जा रही थी 17वीं असेंबली की, तो उस टाइम पे विधानसभा ने क्या किया था, 6 बिल पास किए गए थे। तो ये 6 बिल जो थे वो रिलेटेड टू थे किससे, तो जितने आपके गिग वर्कर हैं या जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड जो भी वर्कर हैं उनको क्या कराने के लिए, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। अभी क्या होता है, इन गिग वर्कर वगैरह को या अनऑर्गेनाइज्ड जो भी है वर्कर हैं, इनको क्या है, सोशल सिक्योरिटी के दायरे में नहीं आते हैं। अब इन्होंने बिल पास करके क्या किया है, इनको भी किसके अंदर लाया है, सोशल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर इनको भी। अब मींस क्या होगा, सोशल सिक्योरिटी एक्ट इन पे भी क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। देखिए क्या ये बिहार पहला स्टेट है ये सब करने वाला, नहीं, इससे पहले क्या है कि राजस्थान और कर्नाटका भी क्या है, ये पहले ही इनको किसके अंदर ला चुके हैं, सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के अंदर ला चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार स्टेट सफाई कर्मचारी आयोग फॉर्मेशन अनाउंस्ड। हुआ क्या है, देखिए नेशनल लेवल पे क्या है, नेशनल सफाई कर्मचारी आयोग है, जो कब फॉर्म हुआ था, 1993 में हुआ था। सेम उसी तर्ज पे बिहार ने भी क्या किया है, एक स्टेट सफाई कर्मचारी आयोग फॉर्मेशन अनाउंस किया है, कब, 2025 में। इसके तहत उन्होंने क्या किया था, इसका कंपोजिशन क्या होगा, इसका कंपोजिशन होगा कि एक इसमें चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा, और 5 मेंबर्स, अदर मेंबर्स कितने होंगे, 5 होंगे, जिनमें से एक विमेन या ट्रांसजेंडर क्या है, कंपलसरी है, ठीक है। देख लीजिए इसका, देखिए है क्या है, जो सफाई कर्मचारी है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, मींस ये हाथ से जो मलबा है या कचरा है ये हाथ से नहीं उठाएंगे। हो क्या रहा है, इनको प्रॉपर इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं, चीजें नहीं हो रही हैं, इससे क्या हो रहा है, इनके राइट्स का क्या हो रहा है, वायलेशंस हो रहा है। तो इन सबको क्या है, इनके राइट्स को क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए क्या किया जा रहा है, स्टेट लेवल पर जो है वो आयोग का गठन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग इन लोकल बॉडी पोल्स बिहार फर्स्ट। देखिए बिहार ने जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन जो है, इसने क्या किया है कि ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा प्रदान की है, किसमें, लोकल लेवल पर। लोकल इलेक्शन मींस या तो म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन है या फिर पंचायत लेवल के इलेक्शंस में। इसमें है क्या, तो इसमें देखा यह गया कि 54.63 से बढ़कर के ये कितना पहुंच गया, 70.2% पहुंच चुका है। अभी हुआ कैसे, देखिए इन्होंने क्या किया है कि एक ऐप डेवलप किया है, उस ऐप का नाम क्या है, उस ऐप का नाम है ई सेक बिहार, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन बिहार ई, ठीक है। अब इसमें है क्या कि इन्होंने इसको किससे किया है, सिंक किससे किया है, सीडेक से। साथ ही साथ इसमें क्या किया है, ब्लॉकचेन और फेस मैचिंग की टेक्निक्स भी इसमें क्या की है, एम्बेडेड की है। देखिए इसमें है क्या कि फेस मैच तो ठीक है, साथ में ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो किसी फ्रॉड से बचने के लिए, फ्रॉड वगैरह से बचने के लिए, मींस डुप्लीकेशन जो वोट हो जाता है, डुप्लीकेट वोट से बचने के लिए भी क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो अगर वो कहता है कि ये असेंबली के इलेक्शन में किया गया है, तो ये असेंबली के इलेक्शन नहीं हुआ है, ये किसने किया है, ये नेशनल इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया है, ये किसने किया है, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने किया है, लोकल लेवल पर इलेक्शंस में, ठीक है। इसको आप एज ए ट्रायल भी देख सकते हैं। अगर ये सब कुछ सक्सेसफुल अच्छी तरीके से रहा तो हो सकता है कि सेंट्रल लेवल पे भी इसको क्या किया जाए, एप्लीकेबल कराया जाए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लीजिए कि पंचायत का जो इलेक्शंस होता है उसका आर्टिकल क्या है, देखिए 243। अब ऐसे याद रखिए पंचायत के इलेक्शन, तो के मतलब के इलेक्शन,
तो के है तो 243 के, और म्यूनिसिपैलिटी किस में आ जाएगा 243 ZA। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए इसको। इसके अलावा क्या है, क्रांति प्रकाश झा एंड नीतू चंद्रन नेम स्वीप आइकन्स। ये जो बिहार इलेक्शन डिपार्टमेंट है, इन्होंने जो बॉलीवुड एक्टर है क्रांति प्रकाश झा, ये कहां से हैं, भागलपुर से, ठीक है। और नीतू चंद्रा कौन है, ये है पटना से। इनको क्या बनाया है, स्वीप आइकन बनाया है स्टेट लेवल पे, ठीक है, जिससे क्या हो, लोगों में क्या आए, अवेयरनेस आए, और लोगों को क्या करे, जागरूक करके उनको पोलिंग बूथ तक लाया जा सके। चलिए नेक्स्ट, प्रत्यय अमृत न्यू चीफ सेक्रेटरी हैं और बिहार के। इसमें है क्या, देखिए इन्होंने 1 सितंबर 2025 को क्या किया है, कार्यभार संभाला है। इससे पहले जो थे वो कौन थे, अमृतलाल मीना। अब कभी कभी क्या करता है, वो मस्ती करने को उसका मन करेगा तो पूछ लेगा कि ये क्या है, कौन से बैच के हैं, तो ये है 1991 के बैच के आईएएस, और ये किसके थे, ये 1989 बैच के थे, कौन, अमृतलाल मीना, ठीक है। इससे पहले भी देखिए, ये चीफ सेक्रेटरी बनने से पहले भी ये क्या है, वेल नोन फिगर थे बिहार में। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए इन्हीं को जाना जाता है। जो बिहार में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, वो भी किसकी वजह से हुआ है, प्रत्यय अमृत की वजह से। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है कि जितने भी शुगर मिल थे, ठीक है, उनको क्या कराया है, रिवैम्प कराया है, ठीक है। इसमें जैसे रीगा भी है, आपने सुना होगा रीगा, ठीक है, रीगा शुगर मिल वगैरह, तो इसमें भी इनका क्या है, काफी योगदान रहा है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है बिहार एट द बॉटम इन केयर एज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रैंकिंग 2025। देखिए इसमें है क्या, इसमें यह है कि जो बिहार है, बिहार का स्कोर कितना है, तो बिहार का स्कोर है 34.8, जबकि जो गोवा है, गोवा का कितना है 62.1। देखिए इसमें है क्या, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो बिहार है, अब ये जो देखिए केयर एज है क्या, ये है एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसमें क्या होता है, देखिए ऐसे समझिए कि आप कभी क्या करते हैं, आप बैंक जाते हैं, बैंक से आपने क्या लिया, लोन लिया, तो होता क्या है कि लोन को आपको एक सही समय पे आपको क्या है, जो आपको टाइम दिया गया था उस पर आपको लौटाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका क्या होता है कि स्कोर होता है, वो स्कोर क्या हो जाएगा, आपका डाउन होता चला जाएगा, आपको जो पॉइंट्स मिलते हैं वो पॉइंट्स डाउन हो जाएंगे। अब आपने क्या किया, अगर आप जैसे डिफॉल्ट हो गए या आपने टाइम से लोन पे नहीं किया, तो आपका क्या स्कोर काफी डाउन हो जाएगा। अगली बार जब आप जाएंगे तो होगा क्या, आपको लोन मिलने में क्या हो जाएगी, दिक्कत होगी। लेकिन अगर आपने सही टाइम पे लोन पे किया है तो आपका स्कोर क्या है, प्रॉपर है, और आपको क्या है, लोन मिलने में आसानी होगी। वैसे ही सेम क्या होता है, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है जो कि क्या करती है, स्टेट्स को और नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे ये क्या करती है, उनके बॉन्ड को, उनकी जो फाइनेंशियल मार्केट है, इन सबको क्या करती है, क्रेडिट प्रदान करती है, ठीक है। जैसे एक इंडिविजुअल को स्कोर दिया जाता है, वैसे ही क्या है, एक स्टेट को और सेंटर को भी नेशनल लेवल पे क्या दिया जाता है, स्कोर दिया जाता है। अब इससे होगा क्या कि देखिए बिहार का जो स्कोर है वो क्या है, काफी लो है। इसमें किया क्या गया है कि रैंकिंग यूजेज क्या है, 7 पिलर्स एंड 50 इंडिकेटर्स। अब ये 7 पिलर्स क्या है, इसमें इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, इसमें डेवलपमेंटल, गवर्नेंस, इसमें आपके एनवायरमेंटल, इन सबको क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और क्या करते हैं, इसके बाद इनको रैंकिंग प्रदान की जाती है। तो बिहार किसी एक लेवल पर नहीं, इन सब में ही क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। अब इससे नुकसान क्या होने वाला है, देखिए इससे क्या होता है कि अगर आपका स्कोर क्या है, लो है, तो मींस आपको क्या होने वाला है, तो जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट वगैरह है वो उसमें क्या नहीं रहेगा, प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। या अगर ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि पटना है, पटना जो कॉर्पोरेशन है, अगर ये क्या करना चाहता है, कल बॉन्ड जारी करना चाहता है, तो इसको जो पैसा उठाने में क्या होगी, दिक्कत होगी, ठीक है। अगर यही स्कोर इसका बढ़िया होता तो क्या होता है, इनको इजीली इन्वेस्टर से मिल जाते और लोन भी इनको आसानी से मिल जाती, बॉन्ड वगैरह भी इजीली क्या कर सकते थे, आसानी से अपने चला सकते थे। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 3.77 करोड़ आउट ऑफ पॉवर्टी इन बिहार, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। अगला है बिहार टैक्स पेयर ग्रो 50 टाइम्स इन 8 ईयर्स, ये भी हम पहले कर चुके हैं। इसके अलावा देखिए, बिहार अहेड ऑफ नेशनल एवरेज इन मोबाइल डेटा यूज 6th इन कंट्री। देखिए ये जो डेटा है वो ट्राई का डेटा है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कब बनी थी ये, तो समथिंग 1997 में ये बनी थी। ये क्या करती है कि जितने भी सेल फोन्स वगैरह हैं, जितने भी नेटवर्क वगैरह हैं, इन सबको क्या करती है, सर्वेलेंस करती है, इन सबको रेगुलेट करती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो बिहार है वो कितना है, कंट्री में 6th है, क्या करने में, मोबाइल डेटा यूज करने में। देखिए अगर हम लास्ट ईयर की बात करते हैं तो बिहार जो एवरेज था वो कितना कर रहा था, 27 GB पर मंथ, ठीक है। लेकिन नेशनल एवरेज कितना है, 24-25 का। तो नेशनल लेवल पर अगर हम बात करेंगे तो 28 GB था पर मंथ। लेकिन अब हुआ क्या है, यही बिहार क्या है, बढ़कर के कितना हो गया है, 38 GB पर मंथ, ठीक है। मतलब अगर एवरेज देखा जाए टोटल बिहार की पॉपुलेशन का और डेटा का, तो पर जो प्रति व्यक्ति है वो कितना खर्च कर रहा है मंथ में, 38 GB डेटा खर्च कर रहा है, ठीक है। तो इसकी रैंकिंग याद रखिए, रैंकिंग क्या है, तो रैंकिंग है इसकी 6th। अगला आता है बैंक परफॉर्मेंस रैंकिंग इंडेक्स अप्रूव्ड,
ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए बिहार ने क्या किया है कि बैंक की परफॉर्मेंस जो रैंकिंग होती है उसको, इंडेक्स को इन्होंने क्या कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। और इन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया है कि अगर किसी भी बैंक का स्कोर जो है वो 40 से कम आएगा तो सरकार की जितनी भी जो स्कीम चल रही है उसका जो पैसा उसमें डाला जाता है या सरकार का जो भी पैसा उस बैंक में रखा जाता है वो उस बैंक में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें क्या देखा गया है कि बिहार का जो क्रेडिट टू डिपॉजिट मींस जो आपने पैसा जमा किया उसको हम क्या बोलेंगे, डिपॉजिट, और जो बैंक ने लोन दिया उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट मींस ऋण, उधार। ठीक है, तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो बिहार का है वो कितना है, 47.6% है, जबकि ऑल इंडिया लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो ये कितना है, 78% है। मींस लगभग लगभग कितने का अंतर है, 30 का अंतर है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन और बनते हैं कि अगर बिहार में, ऐसा तो है नहीं कि पूरे बिहार में लगभग कितना है, 47% है, मींस ये तो हम एवरेज बता रहे हैं, तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो CYD जो रेशियो है वो किसका है, पूर्णिया का। तो देखिए सबसे हाईएस्ट है पूर्णिया का और सबसे कम किसका है, मुंगेर का। कितना है, 34.93 मींस 35%। क्लियर है। देखिए इसमें है क्या, अगर आप क्रेडिट, बैंक अगर क्रेडिट देगी नहीं, लोन देगी नहीं, तो डेवलपमेंटल वर्क होगा कैसे। ठीक है, तो इसलिए क्या है, क्रेडिट टू जो डिपॉजिट रेशियो है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला, 125 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर बिहार कंज्यूमर्स। अब लास्ट टाइम इलेक्शन से पहले आपने सुना होगा कि बिहार में क्या दिया जा रहा है, 125 यूनिट जो बिजली है वो फ्री दी जाएगी। तो टोटल ये कितने को कवर कर रहा है, तो 90%। तो बिहार में जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूमर है वो कितने हैं, 1.87 करोड़ फैमिली है। इनमें से 90% कितना बनता है, 1.67 करोड़। इन फैमिलियों को क्या दिया जा रहा है, 125 यूनिट फ्री बिजली ये क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। और देखा ये जा रहा है कि लगभग इनका जो बिल है मंथली वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन ये देखिए सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, 100% सब्सिडी सरकार दे रही है, लेकिन इससे सरकार का जो बर्डन है वो लगभग क्या हो गया है, जस्ट डबल हो गया है। अब इसमें है क्या, इसमें इंफॉर्मेशन जो जानने लायक है वो क्या है कि बिहार का जो कैपिटा पर पावर अवेलेबिलिटी जो है वो कितना है, 363 किलोवाट आवर्स। ये इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में पूछ सकता है, 363 किलोवाट आवर्स, जबकि नेशनल एवरेज कितना है, 1395 किलोवाट आवर्स। लगभग लगभग 1000 किलोवाट आवर्स का क्या है, अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट है कैग रिपोर्ट बिहार ग्रोथ रेट 14.47%, ये हम पहली बात इसमें कर चुके हैं। नेक्स्ट है बिहार रिटेल इन्फ्लेशन 0.7% इन जून, ये भी हम पहले कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे ये है, फूड इन्फ्लेशन कितना है, -1.06%। अगला है देखिए, बिहार साइन 5-year MOU विद IFPRI फॉर एग्री पार्टनरशिप। देखिए है क्या, बिहार ने अभी अपना क्या किया है कि जो 4th एग्रीकल्चर रोड मैप है जिसका टाइमलाइन कितना है, 2023 टू 2028। ठीक है, उसके लिए इन्होंने सजेशंस के लिए, उसको प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन के लिए इन्होंने MOU साइन किया किसके साथ, IFPRI मींस इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो क्या है एक NGO टाइप का है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो है वाशिंगटन बेस्ड। अब देखिए ये है क्या, जो IFPRI है ये किसका पार्ट है, तो ये पार्ट है CGIAR का। ठीक है, अब ये CGIAR क्या है, इसका पूरा नाम है कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, फ्रांस में है। ठीक है, इसका पार्ट है कौन, IFPRI। अब इस ग्रुप का काम क्या है कि जितना भी फूड सेफ्टी को क्या करना है, बेहतर बनाना है। ठीक है, अब उसका पार्ट ये है कौन, IFPRI। तो इसने किसके साथ साइन किया है, तो बिहार के साथ साइन किया है, और किस लिए, बिहार 4th एग्रीकल्चर रोड मैप के लिए। ठीक है, तो प्रॉपर इसको स्टैंडर्ड किया जा सके, प्रॉपर सजेशंस वगैरह मिले, प्रॉपर क्या हो, इनके पास एजुकेशन हो, टेक्निकल एजुकेशन हो, स्किल्स हो, इसके लिए किया गया है। नेक्स्ट है खरीफ 2025 डिजिटल क्रॉप सर्वे टू कवर ऑल 38 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जा रहा है, जिससे क्या पता लगेगा कि किसान का जो डेटा है वो कहां पे सेव किया जा रहा है, एग्री स्टैक पे। एग्री स्टैक क्या है, जो DPI है, DPI क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या किया जा रहा है, इसका क्या है, एक पार्ट एग्री स्टैक मींस जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेटा है वो कहां पे सेव हो रहा है, एग्री स्टैक में सेव हो रहा है। इससे क्या पता लग रहा है कि एक देखिए क्रॉप का पैटर्न पता लग रहा है, लैंड यूज पता लग रहा है। ठीक है, कि कौन कौन सी खेती कितने एरिया पर हो रही है, कितने लैंड पार्सल पर कौन सी खेती की जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है, एंटायर बिहार के लिए एप्लीकेबल है, जी हाँ। ठीक है, नेक्स्ट अगला, बिहार डेली एग प्रोडक्शन जो है क्रॉसेस कितना हो गया, 1 करोड़ मींस नंबर 1 इन एनुअल ग्रोथ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1 करोड़ से ज्यादा है, तो साल में ये लगभग कितना कर रहा है, 378 प्लस, मतलब 378 करोड़ प्लस ये प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, तो इससे है क्या, इसकी जो ग्रोथ है वो इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ कितनी है, 10%, 9.99%, जबकि नेशनल एवरेज कितना है, 4.44%। ठीक है, इन सब में भी जो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन में है वो क्या है, मुजफ्फरपुर है। ठीक है, अब इसमें एक बात और है कि जो प्राइस है, देखिए आपने सुना होगा कि कभी जो आपको एग है वो 8 रुपए मिल रहा है, कभी 10 रुपए मिल रहा है, तो ये क्रेड के हिसाब से मिलता है कि क्रेड कभी आपके कितने की होगी, कितने होगी, तो इनको सेट कौन करता है प्राइस को, तो इस प्राइस को सेट करने वाले का नाम क्या है, NECC। क्या मतलब है इसका, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एग कोऑर्डिनेटर कमेटी।
क्या ये गवर्नमेंटल बॉडी है? जी नहीं, ये क्या है, एज ए कोऑपरेटिव जैसे होता है, तो एज ए कोऑपरेटिव है, ये एक एनजीओ की तरह है, ऐसे मान के चलिए आप, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सारे लोग मिलते हैं और प्राइस सेट करते हैं, इसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं है कोई। नेक्स्ट है न्यू राइस वैरायटी मालवी मनीला सिंचित धान वन अप्रूव्ड, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है, देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये और याद रखिए कि जो भारत है वो क्या है, सेकंड नंबर का प्रोड्यूसर है किसका, एग का। फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो वो है चाइना, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम बात कर रहे थे क्या, न्यू राइस वैरायटी मालवी मनीला सिंचित धान वन अप्रूव्ड। देखिए अभी जो ICAR की मीटिंग हुई थी, कहां पर हुई थी, तो ये हुई थी आपकी जोरहट में, ठीक है, असम में। वहां पे क्या किया गया था कि ये जो वैरायटी है किसके लिए, यूपी बिहार और उड़ीसा के लिए ये अप्रूव कर दी गई है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो मालवी मनीला सिंचित धान वन है, ये बनाया किसने था, तो देखिए नाम से क्लियर है, मालवी एंड मनीला। मनीला मींस क्या है, फिलीपींस, ठीक है। तो मनीला और साथ में क्या है, मालवी, तो दो इंस्टीट्यूट हैं। देखिए मालवी से कौन हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय से याद रखो, BHU, प्लस मनीला से क्या है, आपको याद होगा कि इंटरनेशनल जो IRRI है, मींस इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला में। तो इन दोनों ने 15 साल की मेहनत से क्या किया है, इसको डेवलप किया है, मालवी मनीला सिंचित धान वन, ठीक है। इसका देखिए फायदा क्या है, ये क्या है, ड्रॉट रेजिस्टेंट है, साथ ही साथ में क्या है, लॉन्ग एंड स्लिम ग्रेन है। इसका मैच्योरिटी पीरियड भी कितना है, 4 मंथ के समथिंग, 115 से 120 दिन है इसकी मैच्योरिटी। और यील्ड भी जो इसकी है वो आम, देखिए मैक्स टू मैक्स कितनी थी अभी तक, 55 थी, लेकिन सॉरी 50 थी, अब इसका कितना है, 55 से लेकर के 64 क्विंटल पर हेक्टेयर है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इसमें 2-3 इन्फॉर्मेशन ही है, आप याद रखिए कि ये जो ICAR की जो मीटिंग थी वो कहाँ हुई थी रिसेंटली, तो वो कहाँ हुई थी, जोरहट में हुई थी। साथ ही साथ में क्या है कि ये जो वैरायटी है ये किसने डेवलप की थी, ठीक है। इसके अलावा देखिए इससे पहले 2 वैरायटी और न्यूज में नहीं थी, ठीक है, जो ICAR ने ही कि 2 वैरायटी न्यूज में नहीं थी, जिनोम एडिटेड जिन बोलते हैं। तो पहली थी कमला, उसका नाम क्या था, DRR धान 100, और दूसरी क्या थी कि पूसा का DST राइस वन, ठीक है। ये किसने डेवलप किया था, ICAR ने, और ये डेवलप किसने किया था, IIRR, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, हैदराबाद में, मींस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, ठीक है। तो इसने डेवलप किसको किया था, कमला DRR धान 100 को, और पूसा DST राइस वन किसने किया था, ICAR ने किया था, ठीक है। साथ ही साथ में ये इंफॉर्मेशन याद रखिए कि इंडिया क्या है, फर्स्ट कंट्री है किसके लिए, टू डेवलप जीनोम एडिटेड राइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सेंट्रल रेजेज MSP फॉर 14 खरीफ क्रॉप पैडी, MSP कितना, 2369 पर क्विंटल। अब इसमें है क्या, देखिए कि MSP का मतलब क्या है, देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार क्या करती है, प्राइस डिस्टॉर्शन से बचने के लिए, जो किसानों को क्या होगा कि प्राइस में ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होगा, इसलिए सरकार क्या करती है, वो फसल होने से पहले उसका क्या निर्धारण करती है, MSP को निर्धारण करती है, ठीक है। वो पहले बता देगी कि हम आपसे, अगर कोई नहीं लेगा तो हम इतने इतने पैसे पे आपसे ये फसल लेने को तैयार हैं, ठीक है। अब इसका देखिए प्रोसेस क्या है, जल्दी से जान लेते हैं, डिटेल में इसमें बात करेंगे इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स के लेक्चर में, ठीक है। देखिए क्या होता है कि CACP होती है, CACP क्या है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। कब बनाते हैं, 1965 से बनाते हैं हम इसको। देखिए तो CACP क्या करता है कि पूरी एनालिसिस करता है, और एनालिसिस करने के बाद वो क्या करता है, ये सिफारिश करता है किसको, CCEA को, मींस कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, CCEA। अब इसके हेड कौन होते हैं, तो इसके हेड होते हैं PM, ठीक है। तो क्या किया है, CACP ने क्या किया, अपना जो भी एनालिसिस वगैरह की कि किसान की इतनी कॉस्ट आ रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी है, और जनरली देखिए 2018-19 से होता क्या है कि फॉर्मूला हम क्या फॉलो कर रहे हैं, 1.5 इंटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या कंसीडर होता है, ये सब हम इकोनॉमिक्स के लेक्चर में जानेंगे। अभी बस इतना समझिए कि CACP 2018-19 का फॉर्मूला यूज करती है, जो फॉर्मूला क्या है, 1.5 इंटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ये जो रिकमेंडेशन है वो किसको करती है, CCEA को, मींस कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और वो क्या करते हैं, फाइनली इसके प्राइस को क्या करते हैं, अनाउंस कर देते हैं, ठीक है, फाइनल डिसीजन लेकर के प्राइस को अनाउंस कर देते हैं। तो इस पर न्यूज क्या है कि 14 खरीफ क्रॉप पे क्या किया गया है, देखिए ये अपने आप में क्वेश्चन है कि कितने खरीफ क्रॉप पे क्या किया गया है, MSP जो है वो बढ़ाया गया है, और पैडी का कितना रखा गया है, तो 2369, ठीक है। पैडी पे हाइक कितना दिया गया है, तो 3% दिया गया है। इसके अलावा याद रखिए सबसे ज्यादा जो है वो बढ़ाया किस पे गया है, तो नाइगर सीड पे बढ़ाया गया है, ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन एग्जाम के लिए रखिए। चलिए नेक्स्ट है फॉरेस्ट ट्री कवर बिहार ड्रॉप्स इन ISFR। अब देखिए ये जो ISFR है ये क्या है, इंडियन स्टेट
फॉरेस्ट रिसोर्स। ठीक है, ये है क्या, देखिए बाई एनुअली क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है 2 साल में एक बार, एवरी 2 ईयर में क्या किया जाता है, ये पब्लिश किया जाता है डेटा। ठीक है, करता कौन है इसको, तो इसको करता है FRI, मींस फॉरेस्ट, क्या, फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट। कौन है, कहां पे है, देहरादून में, हेडक्वार्टर कहां है इसका, देहरादून। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या करता है, तो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि जो बिहार का जो फॉरेस्ट कवर है वो क्या किया है, कम हुआ है 123.98 कंपेयर टू 2021। देखिए 2 साल में होता है, तो लास्ट देखो 2023 की आई है, तो किससे कंपेरिजन कराएंगे, 2021 से कराएंगे। इसमें देखिए अभी इतना ही जानिए, इसमें सेपरेट एक वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है, 2023 की जो भी रिपोर्ट्स है फॉरेस्ट कवर की इस पे। ठीक है, तो अभी इतना समझ लीजिए कि बिहार में क्या हुआ है, ये कमी हुई है 123.98। लेकिन देखिए सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कहां हुई है, दिल्ली में। दिल्ली में लगभग जस्ट डबल हुआ है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर या जो ट्री कवर है वो क्या है, जस्ट डबल हुआ है। जबकि इसमें हुआ क्या है, देखिए जो जल जीवन हरियाली जो ड्राइव है, इसको अब क्या करने की जरूरत है, जबरदस्ती पुश करने की जरूरत है, क्योंकि क्या है, ये अगली बार क्या हो, कम ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है बिहार रिलीज कंट्रीज फर्स्ट स्टेट वाइड एटलस ऑफ वाटर बॉडीज। इन्होंने क्या किया, देखिए रेवेन्यू मिनिस्टर कौन है, संजय सरोगी। इन्होंने क्या किया है, एक नाम दिया क्या, गजेटर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज, नाम याद रखिए। इसमें क्या है, रिवर्स को, वेटलैंड्स को, ठीक है, जितने भी पॉन्ड्स, लेक है, इन सबको क्या किया है, एक जैसे आपको आधार कार्ड मिलता है, यूनिक आईडी आपको दे दी गई, वैसे ही अब क्या है कि जो हर एक पॉन्ड है, लेक है, रिवर है, इन सबको क्या दिया जा रहा है कि यूआईडी दी जा रही है, यूनिक आईडी दी जा रही है। ठीक है, तो देखिए इसमें साथ ही साथ क्या हुआ, सेंसस भी हो रहा है ना, ये वाटर बॉडी का क्या है, एक तरीके से सेंसस वगैरह भी हो रहा है। अब इसमें है क्या, अच्छा इसके साथ साथ बताइए जरा कि जो रैमसर है, रैमसर साइट्स हैं बिहार में, वो कितनी है। ठीक है, सोच बताइए, देखिए कितनी है टोटल, 6 हैं। ये डायरेक्टली याद रखिए, एग्जाम में यही इंपॉर्टेंट है कि जो 6 रैमसर साइट्स हैं, इसके नाम क्या है। देखिए सबसे पुराना जो है वो कौन था, कवरताल। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है कवरताल, तो ये डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा बेगूसराय। ठीक है, दूसरा याद रखिए एक के साथ नाकी और नकटी, ये किसमें पड़ेगा, जमुई में। ठीक है, आगे गोकुल, फोर्थ क्या है, गोकुल, गोकुल जो रिजर्वायर है, डिस्ट्रिक्ट क्या है इसका, बक्सर। अगला देखिए उदयपुर। अब देखिए अगर उसने उदयपुर पूछ लिया तो आधे बच्चे क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि देखिए उदयपुर झील में भी क्या थी, वो मचेत जो थी, मंचेत वगैरह, उनको भी क्या मिला है, रैमसर साइट्स में कंसीडर किया गया है। तो उदयपुर झील को बच्चे क्या समझ लेंगे सीधे सीधे, देखो झीलों का सर वैसे उदयपुर को बोलते हैं, तो उदयपुर जो झील है वो ये राजस्थान वाली नहीं है, ये क्या है, वेस्ट चंपारण में है। ठीक है, वेस्ट चंपारण। दो नाम से कंफ्यूज होता है स्टूडेंट अक्सर, एक तो उदयपुर झील जिसको राजस्थान टिक कर देता है, दूसरा करते हैं पटना वर्ल्ड सेंचुरी। अब ये पटना वर्ल्ड सेंचुरी क्या है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एटा डिस्ट्रिक्ट में है ये। तो यहाँ पे भी अक्सर स्टूडेंट क्या करता है, कंफ्यूज होता है, तो उदयपुर में लगा देगा राजस्थान और पटना में लगा देगा बिहार। ठीक है, चलिए लास्ट वन क्या है, गोगाबील। गोगाबील में क्या है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कटिहार। ठीक है, तो ये 6 क्या है, रैमसर साइट्स है, इनको याद रखिए। नेक्स्ट है एशियन वाटर वर्ल्ड सेंसस वर्कशॉप बिहार सिग्नल आउट। ठीक है, तो देखिए बिहार ने क्या किया है, जो BNHS है इसके साथ मिलकर के क्या किया है, वाटर सेंसस, जो वाटर वर्ल्ड सेंसस है कराया है। अब बिहार पहला सा स्टेट है जो 2022 से कंसिस्टेंटली क्या करा रहा है, 5 साल लगातार क्या कराता चला आ रहा है, इनका सेंसस कराता चला आ रहा है स्टेट लेवल पे। ठीक है, चलिए अगला इंपॉर्टेंट न्यूज है रिजर्वॉयर शॉर्टेज इन बिहार एंड ईस्टर्न स्टेट। तो हुआ क्या है कि जो रिजर्वॉयर का जो पानी है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसमें बिहार के याद रखिए बदुआ और चंदन रिजर्वॉयर है, इनमें सबसे ज्यादा कम पानी हुआ है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा जैसे ड्रॉट होता है, तो ड्रॉट में भी कई तरह का ड्रॉट होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर ड्रॉट होता है, ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, रिजर्वॉयर ड्रॉट होता है। तो ठीक है, तो ये एक तरीके से रिजर्वॉयर ड्रॉट का काम है यहाँ पे। ठीक है, हुआ क्या है, देख लीजिए डेटा क्या है, जो 27.87% कैपेसिटी डाउन फ्रॉम कहाँ से 35.97% लास्ट ईयर से। ठीक है, तो ये दो नाम याद रखिए बस, बदुआ और चंदन, ये दोनों ही कहाँ पड़ेंगे, ईस्टर्न बिहार में पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट सुधा कॉम्फेड मिल्क प्लांट। देखिए है क्या, ये जो कॉम्फेड क्या है, ये कोऑपरेटिव लिमिटेड है। इसमें जैसे अमूल ब्रांड है वैसे ही बिहार में क्या है, सुधा ब्रांड चलता है मिल्क का। तो यहाँ पे न्यूज ये है कि सुधा जो मिल्क प्लांट है वो क्या करने जा रहा है, सोलर एनर्जी को यूज करेगा, जिसकी वजह से जो यूनिट कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी जो खर्च होती थी, जो 8 रुपए से कितनी होने लगेगी, 5 रुपए पर यूनिट होने लगेगी, जिससे वो टोटल कितना बचाएगा साल में, 32 करोड़ पर ईयर बचाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है एवरी पॉइंट इन बिहार टू गेट यूनिक आईडी। ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं। अगला है एनक्रोचमेंट सिल्ट बिहार रिवर लॉसेस फ्लो। देखिए हो क्या रहा है कि जो सिल्ट की वजह से जो गाद वगैरह आ रही है, इन सबके क्या होने से, जमा होने की वजह से होता क्या है कि ये जो है, जो एरिया है फ्लो का वो क्या है, बढ़ता चला जा रहा है। मींस इसका क्या है, डीपनेस जो है, जो गहराई है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। इसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो बाढ़ आने का खतरा है वो क्या हो गया, बढ़ गया है।
अब आपने सुना होगा जो कोसी है, सोरो ऑफ बिहार, उसका खतरा और ज्यादा हो गया। गंडक हो गया, सोन हो गया, बागमती हो गया, इन सब में क्या है, इन सिल्टेशन की वजह से और ओवर एक्सट्रैक्शन वगैरह की वजह से क्या हो रहा है, बाढ़ आने का खतरा क्या है, बढ़ गया है। ठीक है, तो अगर वो रीजन पूछेगा तो रीजन याद रखिएगा क्या है, एनक्रोचमेंट और सिल्ट। नेक्स्ट है बिहार फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना है, ये डायरेक्टली डेटा याद रखिए कितना है, 226.807 लाख मैट्रिक टन। ठीक है, अब इसमें है क्या, ये देखिए बिहार रैंक कितना है, राइस में कितना है 7, वीट में कितना है 6 और मेज में कितना है 4th। तो ये डायरेक्टली डेटा याद रखिए। ठीक है, MWR मीन्स 4th, 6th एंड 7th। अब साथ साथ देखिए अगर हम नेशनल लेवल की बात करेंगे तो समथिंग 338 मिलियन मैट्रिक टन क्या है हमारा प्रोडक्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सैटेलाइट मैपिंग ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन बिहार। ये क्या है, देखिए सैटेलाइट मैपिंग कराई है, क्यों, टू काउंटर प्रीवियस फ्रॉड। देखिए होता क्या है कि जैसे हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसमें ये लोग क्या करते थे कि हमारा क्रॉप लॉस हो गया है, ये हो गया वो हो गया करके क्या करते थे, फ्रॉड करते थे। इसलिए सरकार ने इस पर क्या कराया, सैटेलाइट मैपिंग कराई है, किसकी, खरीफ क्रॉप्स की। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे फायदा ये है कि अब फ्रॉड वगैरह कम होगा थोड़ा सा। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड बिहार फॉर फिशरीज। देखिए बिहार का जो ग्रोथ रेट है फिशरीज में कितना है, 9.9%, मींस ऑलमोस्ट 10% के लगभग है। तो ये जो आईसीएफए है, इस आईसीएफए में हुआ क्या है, आईसीएफए क्या है ये देखिए, आईसीएफए है इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें, ये कब हुआ था, देखिए 2015 में ये एस्टेब्लिश हुआ था और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। ठीक है, क्या है, न्यू दिल्ली। तो इनका क्या हुआ था, 16th एग्रीकल्चर लीडरशिप जो कॉन्क्लेव था, कहां हुआ है, इन्हीं हेडक्वार्टर मतलब दिल्ली में हुआ है, जहां पे बिहार को किसमें दिया गया है, फिशरीज सेक्टर में क्या दिया गया है, एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि देखिए दो तरीके से हमारे प्रोडक्शन होता है, या तो हम मैरीन प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर हम क्या कर रहे हैं, फ्रेश वाटर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बिहार का जो है, बिहार फ्रेश वाटर प्रोडक्शन कितने नंबर पे आता है, 4th नंबर पे आता है। तो ऊपर के 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला स्टेट है आंध्र प्रदेश, दूसरा है आपका वेस्ट बंगाल, थर्ड पे आता है यूपी उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट 4th पर क्या है, बिहार। तो ये तो रहा फ्रेश वाटर का। अब मैरीन में अगर हम देखते हैं तो मैरीन में सबसे पहले कौन आता है, तमिलनाडु, तमिलनाडु के अलावा फिर क्या है, गुजरात, और 3rd नंबर पे आएगा आपका केरला। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिए, फ्रेश वाटर में नंबर 1 कौन है और मैरीन में कौन है, नंबर 1 तमिलनाडु है। ये भी रिसेंटली न्यूज में भी था, लगभग जून या मई मंथ में क्या था, ये न्यूज में भी था। ठीक है, तो याद रखिए इसको। तो बिहार की रैंकिंग कितनी है, तो 4th नंबर पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आया भी है, फिश प्रोडक्शन कितना हो गया है, 9.59 लाख टन मैट्रिक टन, बिहार कितने नंबर पे है, 4th नंबर पे है। ठीक है, जो कभी कितना हुआ करता था, लगभग 9th नंबर पे हुआ करता था 2013-14 में, वो अब कितने नंबर पे आ गया, 4th नंबर पे आ गया। आगे याद रखिएगा इसमें न्यूज ये भी है कि बिहार अब क्या हो गया है, सेल्फ सफिशियंट हो गया है, किसमें, फिश प्रोडक्शन में। ठीक है, अगला देखिए 100 करोड़ डीजल सब्सिडी फॉर फार्मर्स अप्रूव्ड। ठीक है, इसमें क्या किया गया, देखिए मानसून को जो क्या बोलते हैं उसको, इरेंट मानसून को देखते हुए क्या किया गया है कि बिहार सरकार ने 100 करोड़ की डीजल सब्सिडी दी है, जिसमें क्या होगा कि मैक्सिमम 3 इरिगेशन के लिए ये आपको दी जाएगी। अब कितनी दी जाएगी, तो 2250 पर एकड़ के हिसाब से आपको क्या दिया जाएगा, ये अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, 1 एकड़ के लिए आपको 2250 रुपए दिए जाएंगे, जिसमें आप मैक्सिमम कितना कर सकते हो, 3 इरिगेशन कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला है अपेड़ा रीजनल ऑफिस ओपन पटना। इसमें क्या है, देखिए अपेड़ा मतलब समझते हैं आप, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, किसके अंदर आ जाएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आएगा ये। ठीक है, इसका काम क्या है, देश से जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनको क्या करना है, एक्सपोर्ट कराना है। ठीक है, अब ये अपेड़ा बना कब था, तो 1986 में बना था ये। मिनिस्ट्री आपको पता ही है क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, चलिए तो इसमें है क्या, इसने क्या किया है, बिहार में अपना ऑफिस खोला है, कहां पे, पटना में। क्यों, किस पे फोकस कर रहा है, फ्रूट एंड वेजिटेबल में। जैसे आपको पता ही है बिहार जो है वो लीची में क्या है, नंबर 1 है, जर्दालू जो भी मैंगो है इसमें भी क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है ये। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना ऑफिस खोला है, कहां पर, पटना में। अगला है इंडिया टू डबल मेज प्रोडक्शन टू 8.6 करोड़ टन बाई 2047। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, 5वां दे रहा है, जबकि वहां कितना हम पढ़ के आए हैं, 4th, तो 4 या 5 लगभग ये आगे पीछे होता रहता है। तो याद रखिए 4th है बिहार किसमें, मेज प्रोडक्शन में। तो मेन क्या है यहाँ पे, 2047 तक हमको क्या कराना है, मेज का जो प्रोडक्शन वो कितना कराना है, 8.6 करोड़ टन कराना है हमको, जिसमें बिहार और वेस्ट बंगाल को अक्सर देखा जा रहा है कि जो नेशनल एवरेज है जो प्रोडक्शन का, उससे ज्यादा ही है, कितना, 3.7 टन पर हेक्टेयर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जोर भी कहां दिया जाएगा, बिहार पर और वेस्ट बंगाल पर। ठीक है, और देखिए आजकल क्या है, तो मेज का प्रोडक्शन इसलिए और जरूरी है क्योंकि इससे हम क्या कर रहे हैं, एथेनॉल बना रहे हैं, और वो फर्दर क्या हो रहा है, पेट्रोल डीजल में हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तो इसकी वजह से भी क्या हो जाता है, इसका जो प्रोडक्शन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विमेन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन झारखंड लोअर देन मेंस, बिहार हैज रिकवर्ड। इसमें है क्या देखिए, इससे पहले क्या होता था कि बिहार और झारखंड ऐसे स्टेट थे जहां पे विमेन की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी लगभग 68 थी, ठीक है, जबकि मैन की कितनी थी, 70 थी, जबकि पूरे देश में ऐसा नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ है कि बिहार ने उस चीज से क्या कर लिया है, रिकवर कर लिया है। अकेला झारखंड ऐसा स्टेट रह गया है जहां पे क्या है, विमेन की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या है, कम है एज कम्पेयर टू मैन। अब क्यों है यहाँ पे, देखिए इसका रीजन ये भी है, क्या है कि यहाँ पे जो कुकिंग ऑयल है, ठीक है, जो कुकिंग फ्यूल है, ठीक है, वो अभी भी क्या है, धुआं वगैरह में काम कर रहा है। पीने का ड्रिंकिंग वाटर जो है वो अभी भी क्या है, प्रॉपर नहीं है। साथ ही साथ में क्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, ठीक है। तो इन सब की वजह से भी क्या है कि जो अब इन सब में देखो होता क्या है कि विमेन के पास क्या है, पूरा पूरा सारा का सारा बर्डन क्या है, फैमिली का सबका बर्डन किसके पास है, विमेन के पास है। तो इसलिए क्या है, उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या है, कम है। कितनी है, तो 68.5 है, ठीक है। अगला है कैबिनेट हाउस नियर वर्क प्लेस फॉर 4 लाख विमेन स्टेट एम्प्लॉय। इसका मतलब क्या है कि देखिए विमेन जो है, जो 4 लाख विमेन है जो स्टेट एम्प्लॉय है, तो ये कहा जा रहा है कि जहां उनका वर्क प्लेस है उसके आसपास क्या है, गवर्नमेंट क्वार्टर वगैरह डेवलप करने हैं। अगर कहीं नहीं है तो प्राइवेट बिल्डिंग को क्या किया जाएगा, रेंट पे लिया जाएगा, और किसको दिया जाएगा, इन विमेन को दिया जाएगा, जिससे क्या है कि इनका जो रहना है वो वर्क प्लेस के आसपास ही रहे। इससे देखो 2-3 चीजें होने वाली हैं। इससे होगा क्या है कि जो एचआरए मिलता है, अब इनको एचआरए नहीं दिया जाएगा, अलग से कोई एचआरए इनको नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है कि इनको सेफ्टी भी क्या हो रही है, सेफ्टी प्रमोट भी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इनको कोई असुविधा भी नहीं होगी। अगला है सीएम मेडिकल फंड ग्रांट फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विद कैंसर हार्ट डिजीज। देखिए इसमें है क्या कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं बिहार में, या फिर जो कचहरी के हेड हैं, जो ग्राम कचहरी हैं, ठीक है, ग्राम कचहरी के क्या है, हेड जो हैं, इन सबको क्या किया जा रहा है, सीएम रिलीफ फंड से पैसा दिया जा रहा है, जिसमें से लगभग 40 से 80,000 तक किसके लिए दिया जा रहा है, कैंसर के ऑपरेशन के लिए दिया जा रहा है, और 60 to 1.80 किसके लिए दिया जा रहा है, तो आपके हार्ट डिजीज के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिए कि ये लोकल रिप्रेजेंटेटिव को सीएम रिलीफ फंड से पैसा देने वाला कौन सा राज्य है, तो वो है बिहार। अगला है विद्या समीक्षा केंद्र AIML टू ट्रैक स्कूल एजुकेशन। क्या मतलब इसका, देखिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक प्लेटफॉर्म है क्या, उड़ीसे। इसके तहत क्या किया जा रहा है कि स्कूल का ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है, मीन्स इसका एनरोलमेंट रेशियो क्या है, इसका ड्रॉप आउट रेशियो क्या है, ठीक है, इसमें टीचर जो प्यूपिल और जो टीचर का है वो रेशियो कितना है। इसके थ्रू देखिए इसको ट्रैक करने के लिए क्या किया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का सहारा लिया जा रहा है, ठीक है। तो बिहार के स्कूल्स जो हैं इन सबको क्या किया जा रहा है, ट्रैक किया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिए स्कीम्स का नाम याद रखिए, क्या है, न्यूज विद्या समीक्षा केंद्र। समीक्षा मतलब समझ रहे, रिव्यू, रिव्यू किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।